हेलो। ठीक है, तो आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करेंगे। हमने अब तक एआई इंजीनियरिंग में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ लिया है और हेलुसिनेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई हमने कवर कर लिया था। अब नई सीरीज़ जो शुरू करेंगे हम, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा एंड टू एंड ख़त्म हो गया है और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हेलुसिनेशन एंड बायस इन एआई, मतलब लिमिटेशंस ऑफ एआई, वो टॉपिक तुम्हारा कवर हो चुका है। हमने सोचा था हम नया टॉपिक लैंगचेन को शुरू करेंगे, पर लैंगचेन से पर अभी मेन कोर स्किल सेट को थोड़ा सा साइड में रखते हुए हम मुझे लगा हमें एक नया टॉपिक शुरू करना चाहिए। लंबा चलेगा ये टॉपिक, और वो है तुम्हारा क्लाउड इंजीनियरिंग। तो एज एन एआई इंजीनियर सिर्फ तुम्हें कोर स्किल्स पे ध्यान नहीं देना होता है। सपोज़ तुम कोई एआई एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, तो उस एआई एप्लीकेशन को तुम आमतौर पे कंपनीज़ के अंदर कैसे डिप्लॉय करोगे। तो करने का तरीका है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि AWS एज्योर। तो हमने ऐसा डिसाइड करा है कि हमें AWS के दो सर्टिफिकेशन हमारे पास होने चाहिए एज एन एआई डेवलपर, एटलीस्ट बिगिनर लेवल पे। जैसे पहला सर्टिफिकेशन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, AWS सर्टिफिकेशन। और बात यहाँ से सर्टिफिकेशन की नहीं है, बात यहाँ AWS सीखने की है। तो सर्टिफिकेट्स हमारे सेकेंडरी रहेंगे, पर हमारा मेन फोकस रहेगा सीखने के लिए AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म कैसे हम पूरा सीख सकते हैं, जो उनकी सर्विसेज बेसिक क्या होता है और एआई डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा तुम्हारा बेस्ट चीज़ें हैं। अभी लेटेस्ट वाले में है या नहीं। अ, हाँ, ये वाली अगर तुम इमेज देखते हो तो तुम्हें समझ में आएगा। सॉरी, ओपन इमेज। ठीक है, अगर तुम ये वाली इमेज देखते हो तो तुम्हें समझ में आएगा। ये सारे तुम्हारे AWS के सर्टिफिकेशंस होते हैं। यहाँ पर टोटल 5 तो 7, 2 9 2 11 3 14 सर्टिफिकेट हैं। अब ये 14 के 14 सर्टिफिकेट की हमें सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है एज एन एआई डेवलपर? हमें रिक्वायरमेंट है बेसिक, फाउंडेशन तो दोनों आनी चाहिए। हमारा टारगेट मोस्टली ये रहेगा क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन। पहला हम ये वाला पूरा सीरीज़ करेंगे क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन सर्टिफिकेट की, फिर हम एआई प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल की करेंगे। दोनों फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट हैं। इसमें तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएगा कि AWS काम कैसे करता है, तुम कैसे बाकी सर्विसेज काम करती है और फ्लो पूरा कैसा रहता है AWS का। उसके बाद जब तुम क्लाउड प्रैक्टिशनर और एआई प्रैक्टिशनर कर लोगे, उसके बाद एआई के अंदर और भी सर्टिफिकेट आते हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे उनके पूरे पूरे कोर्स। जैसे इनमें तुम्हारे काम का है, फिर तुम्हारा है एसोसिएट लेवल के आते हैं। एसोसिएट लेवल में तुम्हारा आता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, एक तुम्हारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला आ जाता है जो तुम्हें ये लेफ्ट में दिख रहा है। एक तुम्हारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आ जाता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ तुम्हारा आ जाता है मशीन लर्निंग इंजीनियर और फिर मशीन लर्निंग स्पेशलिटी। तो ये मेरे ख्याल से 5 सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिएंगे, और साथ में डेटा इंजीनियरिंग वाला भी चाहिएगा। तो ये 5 से 6 सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिएंगे कंप्लीट एआई डेवलपर बनने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि सपोज़ तुमने कोड लिख दिया पूरा, ठीक है, अब तुम उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करोगे, तुम डेटा पाइपलाइंस कैसे बनाओगे, और तुम उसको फिर डिप्लॉय कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए एज एन एआई इंजीनियर। तो टारगेट क्या है पूरे कोड, इस वाली पूरी प्लेलिस्ट का टारगेट ये है, सीरीज़ का टारगेट है कि हमें आखिरी में हम इतने कैपेबल हो जाएं कि ये जो फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट है, बाकी सब पे से अभी नज़र हटा दो, जो फाउंडेशन वाला है क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन वाला, वो तुम सबसे पहला हमारा मोटिव है। शायद $100 का टेस्ट होता है, 8,000 रुपये का टेस्ट होता है। टेस्ट आखिरी की बात है, जब तुम पूरा क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन तुम्हारी हो जाएगी, तुम मॉक दे दोगे, फिर आखिरी में तुम क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन को समझ के टेस्ट देके सर्टिफिकेट ले लोगे। ऐसे ही एआई प्रैक्टिशनर में अभी मेरे ख्याल से क्लाउड प्रैक्टिशनर वाले में ही हमें कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 30 लेक्चर तो लगेंगे ही, ज़्यादा भी लग सकते हैं सीखने के लिए। क्योंकि हर सर्टिफिकेट अपने आप में, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है काफ़ी एक्सपीरियंस वालों के लिए होते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि एज अ फ्रेशर या डेवलपमेंट में तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत तो है। ये वाले का नाम है। तो पहला है हमारा सर्टिफिकेट क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन। ठीक है, अपने पुराने एक्सेली ड्रॉ के उस पर आ जाते हैं। जो नए लोग हैं हम उनको बता दें, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड जूम कर लेता हूँ अगर कम दिख रहा है। तो सीरीज़ रहेगी AWS। लैंगचेन सीखेंगे। लैंगचेन मतलब मेरा मोटिव ऐसा है कि मैं एक बार ये CLF C02 वाला सर्टिफिकेट कर लूँ, ठीक है, पढ़ा दूँ, पढ़ लूँ पढ़ा लूँ, सर्टिफिकेट ले लें, उसके बाद हम वापस लैंगचेन पे स्विच मारेंगे।
ठीक है, फिर हम एआई प्रैक्टिशनर पे आएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा बोरियत नहीं होएगी चीज़ें पढ़ने में, वरना एक चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था मैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते और एआई हेलुसिनेशन पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया था। खैर, तो इस सर्टिफिकेट का कोड है तुम्हारा AWS CLF C02 शायद। ठीक है, तुम कोड देख सकते हो इसका क्या है। AWS CLF C02 तुम्हारा इसका कोड है। और ये है तुम्हारा क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन। ये है तुम्हारा क्लाउड क्लाउड प्रैक्टिशनर, जो भी स्पेलिंग होती है, फाउंडेशन सर्टिफिकेट के लिए ये कोर्स है। सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यू रहेगी सीखने में। सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो कोई मायने नहीं है, ज़्यादा आना चाहिए बस। तो कोर्स वाइज करने में सबसे अच्छा पाथ हमें मिलता है सीखने में। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई। हाँ, और AWS सबसे ज़्यादा पढ़ाया मारिक सर ने पढ़ाया है। तो तुम मान सकते हो कि ये जो सर्टिफिकेट रहेगा, जो हम पूरा पढ़ेंगे, वो एक तरीके से जैसा उन्होंने बता रखी हैं सारी चीज़ें वैसे ही हम बताएंगे। बस तुम ऐसा समझ सकते हो, जो उन्होंने इंग्लिश में बताया हम वो हिंदी में बताने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे बेहतर, मारिक सर से बेहतर कोई नहीं पढ़ाता AWS। उनके पास सारे 16 के 16 सर्टिफिकेट हैं। तो अगर तुम्हें इंग्लिश में देखना है तो तुम डायरेक्टली उनके पास जाके देख सकते हो, और अगर तुम्हें हिंदी में समझने में ज़्यादा बेहतर है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हम ये चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि AWS में अपने आप भी पढ़ा सकता हूँ पूरा, पर दिक्कत ये है कि मुझे फिर दोबारा जो इन्होंने रिपीट काम हो जाएगा, कि मुझे कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। जो मुझे अपनी तरफ से चीज़ें लगेंगी मैं ऐड कर दूंगा, जो लगेगा कि नहीं ये वाली चीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है तो वो हटा भी देंगे, और जो लगेगा ऐड करना ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। बाकी मोस्टली उन्हीं का रहेगा। तो तुम मारिक सर को ट्विटर पे जाके देख सकते हो। मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, मारिक सर है। खैर, तो इस सर्टिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला लेक्चर बहुत ही सिंपल रहेगा, हम छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको बांटेंगे। पहला लेक्चर बहुत सरल रहेगा कि हमें क्लाउड इंजीनियरिंग से पहले हम देखेंगे कि क्लाउड इंजीनियरिंग क्या है। उससे भी पहले हमें देखना होगा कि वेबसाइट्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं, क्यों क्लाउड क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो क्लाउड तुम्हारा कुछ नहीं होता है। क्लाउड का मतलब होता है तुम्हारे सर्वर जो कहीं पर हैं, जिनको तुम एक्सेस करते हो वाया वेबसाइट। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं तुम्हारे वो प्लेटफॉर्म, क्लाउड का मतलब होता है बेसिकली सर्वर्स। ऐसे सर्वर्स जो तुम्हारे कहाँ पर हैं, किसी दूसरी जगह पर हैं, और तुम उसको बाया किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी भी ह्यूमन या फिर टर्मिनल के थ्रू या किसी भी तरीके से तुम उनको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। और सर्वर क्या होता है, तो उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा हाउ वेबसाइट्स वर्क। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो कि वेबसाइट्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं। तुम अगर एक एआई एप्लीकेशन बना भी रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें उसको अल्टीमेटली कहाँ डालोगे, एक वेबसाइट पर डालोगे। उसके लिए तुम्हारे पास एक पूरी डेटा पाइपलाइन होगी, एआई पाइपलाइन होगी। तुम्हारे पास AWS पूरी चीज़ें रन कर रही होंगी, पाइपलाइंस। RDS पे डेटा होएगा, EC2 पे, जिस पे भी RDS पे डेटा होएगा, वहाँ से तुम बैकएंड बनाओगे, बैकएंड से फ्रंट एंड, और ऐसे तुम्हारा पूरा फ्लो काम करता है कि एआई एप्लीकेशन का। तो उसके लिए तुम्हें समझना होगा वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। तो वेबसाइट्स में क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग हेडिंग लगाएं, हेडिंग हेडिंग। तो तुम्हारे पास एक क्लाइंट होता है, ठीक है। क्लाइंट होता है, उसके बाद क्लाइंट के बाद तुम्हारे पास एक नेटवर्क होता है जिसको तुम तुम्हारा इंटरनेट बोलते हो, ठीक है। और नेटवर्क के बाद तुम्हारा एक सर्वर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम कंप्यूटर पर हो, तुम कंप्यूटर पर बैठे हो, तुम क्लाइंट हो, ठीक है। तुमने कहा कि मुझे exceliddraw.com दे दो, ठीक है, या फिर मैंने कहा aws.com दे दो, aws.console.com मुझे दे दो। तो मैंने जैसे ही एंटर दबाया, तो एंटर दबाने के बाद ये सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग अलग से पढ़ा सकते हैं, बट बेसिक्स समझ लो, अभी डिटेलिंग में कुछ नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे क्यों रह जाएंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बस एक ओवरव्यू लेने की बात है। क्योंकि हम यहाँ पर हमारा मेन टास्क है क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज़ करना सीखना, वो भी स्पेशली AWS। अभी वैसे मार्केट स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो AWS तुम्हारा करीब करीब 30% मार्केट को एक्वायर करता है। एजोर तुम्हारा 20 से 21% को एक्वायर करता है। पर बहुत सारी कंपनीज AWS का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स हो गया तुम्हारा। और तुमने क्लाउड का इस्तेमाल करा है, ठीक है,
ना चाहते हुए भी तुमने क्लाउड का इस्तेमाल करा है, जैसे कि तुम्हारा यूट्यूब, वो भी क्लाउड ही है एक तरीके से, कहीं पर सर्वर में वीडियो जाके स्टोर होती हैं। सर्वर होता है एक कंप्यूटर, ठीक है, क्लाइंट भी तुम्हारा एक कंप्यूटर है, नेटवर्क है उन दोनों कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका। सपोज़ मेरे पास ये वाला कंप्यूटर है, मेरी मैकबुक है, मेरी मैकबुक में मेरे एक वेबसाइट खुली हुई है, मैंने हिट मारा AWS दे दो, तो जैसे ही तुमने हिट मारा एंड मतलब एंटर का बटन दबाया, रिटर्न का बटन दबाया, तो 7 लेयर में 7 लेयर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, इफ़ यू नो डोंट नो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस नेटवर्क के होते हुए ये जाता है जहाँ पर तुम्हारी वेबसाइट का डेटा स्टोर है, जहाँ पर तुम्हारे AWS की फाइल स्टोर है कि भाई ये HTML CSS, अबे HTML, ये सपोज ये वाली इमेज, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने K21 अकेडमी पे हिट मारा और मुझे उसने ये इमेज दे दी। कैसे दी? मैंने यहाँ से, मेरे पास एक URL था, मैंने एंटर का बटन दबाया, मेरे यहाँ से सबसे पास वाले इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू टावर पे गया, वहाँ से उसने तारों की मदद से, हाँ तारों की मदद से गया, तारों की मदद से, और फाइनली जहाँ पर भी जहाँ पर भी तुम्हारा वो था, क्या बोलते हैं, जहाँ पर भी तुम्हारी इमेज थी ये वाली स्टोर्ड, वहाँ पर उसको दे दिया कि भाई ये ले लो, और ये वापस आके यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। तो फाइनली उसने इमेज हमें लोड करके दे दी। तो ये होता है तुम्हारा क्लाइंट। क्लाइंट मैं हूँ, मतलब कंप्यूटर मान सकते हो जो हिट मार रहे हैं, नेटवर्क जोड़ रहे हैं, और सर्वर जहाँ पर तुम्हारी एक्चुअल ये इमेज फाइल स्टोर्ड है वहाँ से ले आए नेटवर्क के थ्रू। तो यही चीज़ करते हैं हम। सपोज़ तुम ए आई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, सपोज़ तुम एक AI एप्लीकेशन बना रहे हो, तो AI एप्लीकेशन तुमने बना ली, अपने लोकल पे बना ली। अब क्या है कि तुम्हें उसको रन करना है सर्वर पे, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस को रन करना है। दो तरीके हैं, या तो तुम अपने सर्वर ले आओ, सर्वर मीन्स नथिंग बट अ कंप्यूटर जिसमें तुम्हारी डेटा स्टोर्ड है, फाइल स्टोर्ड है, वेबसाइट का उसका सबका डेटा स्टोर्ड है। तो सर्वर आज से कुछ नहीं, तुम्हारा एक कंप्यूटर है जो किसी लोकेशन पर है, या तुम्हारे पास हो सकता है कुछ भी, और तुम उस पर तुम्हारा वेबसाइट का डेटा वगैरह स्टोर्ड है, इमेज स्टोर्ड हैं, कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो तुमने क्या किया, अपने खुद के सर्वर ना बिठाते हुए तुमने अमेज़ॉन के सर्वर ले लिए। तुमने कहा कि भाई अमेज़ॉन ने हमें कंप्यूटर दे रखे हैं, ठीक है, और हमें कहते हैं कि तुम्हारी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, तो उसने अपने कंप्यूटर दे दिए और रेंट पे दे दिए। पहले ऐसा होता था कि तुम अपने कंप्यूटर खरीद रहे होते थे सर्वर सेटअप करने के लिए। तो यहाँ से समझ में आ गया कि तुम्हारी वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। यहाँ से क्या समझ में आ गया कि तुम्हारी वेबसाइट्स आखिर में काम कैसे करती हैं, हाउ वेबसाइट्स वर्क। तो तुम्हें यहाँ से ये समझ में आ गया कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। सर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारी, नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल हुआ, वहाँ पर तुम्हारी इमेजेस पड़ी थी, लोड करके वापस नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट को दिखा दी। बहुत ही सिंपल फिनोमिनन से तुम्हारी वेबसाइट चलती है। अब ये क्लाउड सीखने से पहले ये आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। अब तुम समझोगे कैसे इस चीज़ को कि भाई क्लाइंट से सर्वर पे, सर्वर से क्लाइंट पे कैसे जाता है। बहुत ही सरल है, जैसे एक पोस्टमैन काम करता है। तो मारिक सर ने ये पोस्टमैन की एनालॉजी दी थी, एनालॉजी ऑफ पोस्टमैन। अगर तुम पोस्टमैन को ध्यान से देखोगे तो पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन तुम्हारा यहाँ पर अगर किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट का बैकग्राउंड से है तो पोस्टमैन वो वाला नहीं जो API पे हिट मारता है। उस एनालॉजी मतलब ओरिजिनल पोस्टमैन, ओरिजिनल जो पुराने ज़माने के पोस्टमैन होते थे, क्या करते थे तुम पुराने ज़माने में लेटर डालते थे, ठीक है, किसी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, ठीक है, तो तुम लेटर को यहाँ पर डालते थे, तुम यहाँ पर लेटर डालते थे अपने घर के बाहर, और वहाँ से पोस्टमैन लेके जाता था और दूसरी जगह पर डिलीवर कर देता था। कैसे डिलीवर करता था वो, उसको पोस्टमैन को कैसे पता होता था कि कहाँ लेके जाना है। यहाँ तुम्हारे एनालॉजी में पोस्टमैन तुम्हारा नेटवर्क है, जहाँ तुमने डाला वो तुम्हारा क्लाइंट है, जहाँ पहुँचा वो तुम्हारा सर्वर है, ठीक है, एक तरीके से लगभग लगभग एनालॉजी। तो इसको कैसे पता है पोस्टमैन को, तुम्हारे नेटवर्क को, कि कहाँ पर तुम्हें, कौन से कंप्यूटर पे, कौन से सर्वर पे तुम्हें डेटा को भेजना है। तो तुम एक एड्रेस लिखते हो चिट्ठी में, तभी पहुँच पाते हो। ऐसे ही तुम्हारे पास कंप्यूटर्स के अंदर भी नेटवर्क IP एड्रेस होता है। तो तुमने सुना होगा कि हर एक वेबसाइट का, हर एक URL का तुम्हारे पास एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस क्या होता है, नंबर होते हैं, ठीक है, 0 to 255 के बीच में 4 सेट के नंबर होते हैं। IP64, IP16 होता है, पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात करेंगे कि तुम URL को, हर एक URL को एक नंबर देते हैं, यूनिक नंबर। वो यूनिक नंबर से वो होता है तुम्हारा नंबर, ठीक है, और देते हैं साथ में जहाँ पर जाना है उसका नंबर, ठीक है, वो तुम्हारा उसका नंबर होता है। तो बस इस नंबर से उस नंबर पे चला जाता है वो, कि भाई मुझे, और जाना कैसे है वो तुम्हारे राउटर और स्विचेस काम करते हैं, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो पोस्टमैन से बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, कमांड से कमांड भी, with the help of unique address, ठीक है, यूनिक एड्रेस, लाइक
आईपी एड्रेस इन कंप्यूटर्स। मैक एड्रेस भी होता है, वो तुम्हारे डिवाइस का होता है। आईपी एड्रेस तुम्हारा नेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब इंटरनेट का एड्रेस होता है। तो एक सर्वर में आखिर होता क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, पोस्टमैन कैसे है, बहुत सरल सी चीज़ है, कुछ ऐसा खास नहीं है। अब तुम आओ कि सर्वर, सर्वर के अंदर होता क्या क्या है। व्हाट इज़ अ सर्वर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, व्हाट इज़ अ सर्वर कंपोज्ड ऑफ। तो सर्वर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सर्वर के अंदर एक तुम्हारे नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है, एक तुम्हारे नॉर्मल कंप्यूटर में आमतौर पे रैम होती है, क्या होती है, रैम होती है, सीपीयू होता है, और क्या होता है, रैम, सीपीयू, और हो गया तुम्हारा डेटा फाइल्स होती हैं तुम्हारी, ठीक है, नेटवर्क होते हैं तुम्हारे, डेटाबेस होते हैं। तो मोस्टली तुम्हारा सीपीयू, रैम और डेटा, ये तीन चीज़ें मैं बोलूँगा। सीपीयू, रैम और डेटा होता है। अब देखो, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू तुम्हारी कॉम्पिटिशन्स करता है 0 1 में, बाइनरी में। रैम, अगर तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चीज़ें रैम में रहती हैं, रैम से सीपीयू में जाती हैं, फिर वापस रैम में जाती हैं, डेटा का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का। तो सीपीयू कंप्यूटेशन करता है, रैम तुम्हारी उस प्रोसेस को स्टोर करता है, और तुम्हारे पास सीपीयू में मल्टीपल एल्गोरिदम होते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, SRTF, LRTF, राउंड रॉबिन, बहुत सारे होते हैं। और तुम्हारे पास फाइनली डेटा होता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये तुम्हारा सर्वर कंपोज करता है, और ये किसी रिमोट लोकेशन पर है तुम्हारे क्लाउड के लिए, ठीक है। दो चीज़ हो सकती है, तुम्हारा सर्वर जो है तुम्हारा खुद का कंप्यूटर भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1990s में कैसे वेबसाइट काम करती थी, जब तुम्हारे पास कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म तो होता नहीं था। तो कैसे काम करती थी चीज़ें, चीज़ें ऐसे काम करती थी कि जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल हो, तो उसकी पहली कंपनी जिप, जिप करके उसकी पहली कंपनी का नाम था, जो तुम्हें मैप्स में डायरेक्शन देते थे, गूगल मैप जैसा था, मैप्स में डायरेक्शन देते थे कहाँ पर तुम्हें नेटवर्क देते थे, कहाँ पर न्यूज़पेपर वालों को शायद डिलीवर करना है अपना न्यूज़पेपर, शायद कुछ ऐसा सा था। तो वो क्या करता था, रात को कोड करता था, ठीक है, रात को वेबसाइट को कोड करता था, और दिन में सर्वर चालू रखता था। रात को सर्वर डाउन, क्योंकि एक बारी में तुम, उस समय बहुत कम कंप्यूटेशन पावर होती थी, वैसे भी 1998 की बात है, 1996 की बात है, तब वैसे बहुत कम कंप्यूटेशन होती थी। तो सुबह सर्वर चालू रहता था उसी के कंप्यूटर में, और रात को उसी के कंप्यूटर में वो कोडिंग कर रहा होता था, फ्रंट एंड बैक एंड का कोड लिख रहा होता था। तो सर्वर तुम्हारे कंप्यूटर में भी हो सकता है। अब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, 2002 से AWS मेरे ख्याल से चल रहा है, और आज 2024 आ गया है। तो अब हमें 10 से 15 साल हो गए हैं, क्लाउड क्लाउड अभी फेमस हुआ है, पर 2002 से अमेज़ॉन ने मार्केट को शुरू करा था अपनी S3 सर्विसेज को देना है 2004 में। तो आज क्लाउड एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है हर चीज़ के लिए। जैसे तुम्हारी जीमेल होती है, जीमेल भी तुम्हारी क्लाउड है एक तरीके से, तुम्हारा डेटा कहीं स्टोर्ड है गूगल के किसी सर्वर पर, किसी कंप्यूटर पर। यूट्यूब तुम्हारा क्लाउड है, गूगल फोटोज़ तुम्हारा क्लाउड है, एवरीथिंग इज़ क्लाउड नियर यू। माइक्रोसॉफ्ट के तुम्हारा जो 2FA होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारे जो मैसेजेस वाले होते हैं, वो सब तुम्हारे उसमें होते हैं, एज़्योर के सर्वर पे डिप्लॉयड होते हैं। तुम जितना भी काम कर रहे हो, सपोज पावर BI पे काम कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट हो, जो तुम डैशबोर्ड बनाते हो, वो तुम्हारे सर्वर पे स्टोर होते हैं उनके एज़्योर के। बहुत सारी, हर चीज़ सर्वर पे स्टोर करी जा सकती है रिमोट लोकेशन पे, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हम तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को। ओशियंस के अंदर बड़ी बड़ी तारें बिछी हुई हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सर्वर की चीज़ें होती हैं, CPU, रैम, डेटा, और भी चीज़ें हो सकती हैं तुम्हारे पास इंटरनली, DNS, राउटर, स्विचेस, ठीक है, पूरा पूरा डेटाबेस जिसमें तुम चीज़ों को स्टोर करते हो अच्छी तरीके से। तो मैं और भी लिख देता हूँ, डेटाबेस, और तुम्हारा, और नेटवर्क आर्किटेक्चर की चीज़ें, ठीक है, सब कुछ हो सकता है तुम्हारे उसमें। अब तुम आओ IT की टर्मिनोलॉजीज पे। कुछ IT की टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है, हाई लेवल पे नहीं। अगर तुम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे होते तो तुम्हें हाई लेवल पे चीज़ें अच्छी तरह से इन डेप्थ समझनी पड़ती, पर यहाँ पर हमें नीड नहीं है उतनी। तो कुछ IT टर्मिनोलॉजीज़ को समझ सकते हैं हम, कुछ IT टर्मिनोलॉजीज़ को समझ सकते हैं। तीन चीज़ें समझेंगे, एक तो नेटवर्क, एक राउटर और एक स्विच। एक नेटवर्क, एक राउटर और एक स्विच।
पहला है तुम्हारा नेटवर्क। नेटवर्क मैंने बताई दिया, नेटवर्क एक माध्यम है। नेटवर्क तुम्हारा सारी चीज़ों को कंबाइन करके बनता है, जो कि है तुम्हारे केबल, तुम्हारे राउटर, ठीक है, तुम्हारे स्विचेस। तो हर एक के बारे में बात करते हैं कैसे कैसे होता है। तो पहली टर्मिनोलॉजी क्या है तुम्हारी? पहली टर्मिनोलॉजी है तुम्हारी नेटवर्क। हमने सर्वर समझ लिया, अब नेटवर्क की डेफिनेशन भी देख ही लो। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है तुम्हारा कनेक्शन ऑफ केबल्स, राउटर्स, स्विचेस कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, अरे, कनेक्टेड विद ईच अदर, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो बहुत सरल है नेटवर्क। अगर मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाऊं, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ओवर वर्ल्ड, मैं, मुझे जब चीज़ पता थी तो मैं शॉक हो गया था। वायर्स ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। ये देखो, पूरी दुनिया में ओशियन में ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी हुई है। ये तुम्हारा मैप है तारों का। और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी जो मुझे पहली बार पता चली। मुझे लगता था हवा से ही कनेक्शन होता है, बट एक्चुअली हवा से नहीं होता, तारों से होता है। तुम्हारे पास सबसे पास वाले सबसे बड़े सर्वर पे जाएगा, फिर यहाँ से तारों में ट्रैवल करता है। अगर तुम्हारा कोई सर्वर ओरिगॉन में है अमेरिका में, तो फिर इंडिया से होता हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा इंडिया से होता हुआ। अगर तुम इस मैप में देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा इंडिया से होता हुआ कहाँ कहाँ से तारों के माध्यम से जाता है। ठीक है, ये ओशन के अंदर होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। ये तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर होती हैं। तो ये तुम्हारा कनेक्शन का हिस्सा है, नेटवर्क का हिस्सा है। ये तुम्हारा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में बिछी हुई तारे तुम्हारा नेटवर्क का हिस्सा है। तो कनेक्शन ऑफ केबल, राउटर, राउटर बहुत सरल चीज़ होती है। राउटर होता है तुम्हारा सेम नेटवर्क के अंदर, अगर तुम्हें सॉरी, राउटर तुम्हारा होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर तुम्हें जाना है, मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करने में मदद करता है। जैसे कि लैन आ रहा है, वैन आ रहा है, ठीक है, मैन आ रहा है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन आ रहा है। तो अलग अलग नेटवर्क्स को एक माध्यम देता है कि तुम हमारे थ्रू होके डिफरेंट नेटवर्क्स को अपनी लोकेशन पे चले जाओ। तो राउटर एक तरीके से ऐसा ही कि चेक पॉइंट्स हैं एक तरीके से बीच बीच में जाने के लिए, कि अच्छा तुम ट्रक है वो भी चला जाएगा, गाड़ी है वो भी नेविगेट हो जाएगी। तो एक तरीके से चेक पॉइंट्स हैं तुम्हारे राउटर। स्विचेस क्या होते हैं तुम्हारे? स्विचेस होते हैं सेम नेटवर्क के अंदर जब तुम्हें मैक एड्रेसेस को ढूंढना होता है, ठीक है, तुम्हें अपने डिवाइस को ढूंढना होता है, ठीक है। तो राउटर से तुम्हारे पास स्विच में जाता है, स्विच से तुम्हारे पास फाइनली कंप्यूटर्स में जाता है चीज़ें, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर नेटवर्क दिखाऊं, राउटर स्विच फ्लो डायग्राम वर्किंग, तो ये देखो तुम्हारा राउटर पीछे से कहीं से रिक्वेस्ट आई होगी, तुम्हारे राउटर के पास गई, राउटर से उसने जिस जिस चीज़ को जहाँ जहाँ पर भेजना है, सपोज़ मुझे, मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर, फ़ोन से मैंने भेजनी है चीज़, तो स्विच ने फ़ोन के पास भी भेज दिया, कंसोल के पास भेज दिया, प्रिंटर के पास भेज दिया। मैंने प्रिंट कमांड दबाई, तो प्रिंट कमांड दबाने के बाद राउटर में गया, राउटर से स्विच पे गया, स्विच से प्रिंटर पे गया, ठीक है, सर्वर पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। तो स्विच का काम बस इतना है कि डिवाइस पे जाना है, राउटर का काम है नेटवर्क के बीच में ट्रैवल करना। इतना समझ सकते हो। अभी ऐसे हज़ार डिफरेंसेस हैं नेटवर्क स्विच में, जब तुम डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम कहो कि राउटर तुम्हारा, ठीक है, राउटर, ठीक है, राउटर तुम्हारा नेटवर्किंग डिवाइस ट्रैवर्सिंग या फिर ट्रांसफरिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स, आई शुड से, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा स्विच, स्विच क्या है तुम्हारा? स्विच होता है तुम्हारे कि करेक्ट क्लाइंट पे दे इन द सेम नेटवर्क प्रोवाइड हेल्पिंग गोइंग टू दिस करेक्ट डिवाइस। जैसे इसमें लिखा हुआ है इन द सेम नेटवर्क गोइंग टू दी करेक्ट सर्वर, या फिर तुम क्लाइंट कुछ भी बोल सकते हो। सर्वर भी तुम्हारा कंप्यूटर है, क्लाइंट भी तुम्हारा कंप्यूटर है। क्लाइंट भेज रहा है, सर्वर रिसीव कर रहा है, तो दोनों तुम्हारे हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे नेटवर्क स्विच हो गए। अगर तुम देखो तुम्हें दिख जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारा क्लाइंट था, लैन का नेटवर्क था, राउटर पे गया, स्विच पे गया, राउटर फिर सर्वर, ठीक है। अब इसमें और भी ये तुम जैसी डिटेल में जाते हो तो मॉडेम आ जाता है, राउटर तो जाता ही है, फिर स्विच पे, वर्क स्टेशन पे, वाईफाई पे, ठीक है, ओके।
तो ये तुम्हारी कुछ आईटी की टर्मिनोलॉजी हो गई। जब तुम ये टर्मिनोलॉजीज को समझ गए हो, अगला काम आता है तुम्हारा ट्रेडिशनली हाउ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तक क्या समझे? मैंने अब तक बहुत सारी बातें बोल दी। पहली तो बोली वेबसाइट काम कैसे करती हैं, क्लाउड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्वर तुम्हारा क्लाउड है, आईटी कुछ टर्मिनोलॉजी बता दी। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए क्लाउड इंजीनियरिंग एडब्ल्यूएस को शुरू करने से पहले। अब है 1990s में, मैंने अभी बताया कैसे कंपनीज बनती थी, 1995 में, 1996 में, इन सब टाइम पे कंपनीज कैसे बनती थी। तो अगर तुम गूगल को देखते हो तो गूगल तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। और गूगल कंपनी जो है तुम्हारी, वो एक गैराज में शुरू हुई थी। ठीक है, प्रोफेसर बिलियनियर ने लैरी पेज और लैरी एरिसन को $1 लाख का चेक दिया था कंपनी को बनाने के लिए, और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन जाता है। तो उस समय क्या हुआ था, गूगल जब शुरू हुई थी तो वो एक गराज में शुरू हुई थी। तो उनके पास अपने खुद के सर्वर थे खरीदे हुए, अपने खुद के कंप्यूटर थे खरीदे हुए। सिलिकॉन वैली में जितने एंटरप्रेन्योर्स थे, सबके पास अपने अपने सर्वर्स होते थे। उस समय भी सर्वर्स की रेस थी, और आज जीपीयूज़ की रेस है सिलिकॉन वैली में, किसके पास कितने ज़्यादा जीपीयूज़ हैं। तो ट्रेडिशनली क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लगाऊँ, ट्रेडिशनली हाउ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनली कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा गया था। तो तुम देखो 90s की बात है, 1990s कंपनीज जो हैं कहाँ पर शुरू होती थी, गैरेज में शुरू होती थी। ठीक है, गैरेज में शुरू होती थी। फिर एज दे ग्रो दे शिफ्ट टू ऑफिसेस। ठीक है, शिफ्ट टू ऑफिसेस, हैव हैव देयर ओन डेटा सेंटर्स। तो सबसे बड़ी बात है, दुनिया की सारी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके पास अपने अपने खुद के डेटा सेंटर हैं। ठीक है, तो डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर होता है जहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स रखे होते हैं। अब उनसे हीट भी मिलती है, उनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, उनका कनेक्शन चाहिए होता है, हाई वो चाहिए होती है, क्या बोलते हैं, हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो गूगल गराज में शुरू हुआ, अपने खुद के सर्वर्स लिए, जैसे ग्रो हुआ, ऑफिस में शिफ्ट हुआ, अपने खुद के डेटा सेंटर बनाए। ठीक है, पर आज की तारीख में तो एक कंपनी शुरू करना इतना आसान नहीं है, कंपनी शुरू करना मुश्किल है। था एटलीस्ट 1990s के टाइम पे, अर्ली 2000 के टाइम पे, जब तुम्हारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं होते थे तो तुम्हें अपने खुद के कंप्यूटर खरीदने पड़ते थे। अब दिक्कत ये है कि जब तुम अपने खुद के कंप्यूटर खरीद रहे हो ना, तो तुम्हें उनकी मेंटेनेंस चाहिए, तुम्हें उनको हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, उनको हैंडल करने के लिए स्पेस चाहिए, रेंट लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। तो इन सब का सोल्यूशन तुम्हारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। जैसे AWS आया, उसने कहा कि ठीक है, AWS की मार्केट प्लेस है, मैं अपने खुद के कंप्यूटर के सर्वर दूंगा, और कोई मुझसे रेंट कर सकता है, जितनी ज़रूरत है उतने, 1 GB चाहिए रैम, 1 GB ले लो। ठीक है, इतना कंप्यूट पावर चाहिए, इतना कंप्यूट पावर ले लो, जितना यूज़ करोगे उतने पैसे मुझे दे दो। तो सिरदर्दी चली गई मेंटेन करने की, इंजीनियर हायर करने की, तो चीज़ें और ज़्यादा सस्ती हो गई। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी वो डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल आईटी, प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल आईटी अप्रोच। तो ट्रेडिशनल आईटी अप्रोच में क्या समस्या थी? प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल आईटी अप्रोच, पहले लिखो, मतलब जो मैंने चीज़ें बोली वही हैं कि तुम्हें डेटा सेंटर्स को मेंटेनेंस चाहिए था। ठीक है, मेंटेन डेटा सेंटर्स, अगर तुम्हारी बड़ी कंपनी है तो तुम्हें डेटा सेंटर्स चाहिएगा। तुम्हें क्या है, पावर सप्लाई, मतलब इसी का हिसाब, पावर सप्लाई, कूलिंग, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, ये सब चाहिएगा। तुम्हें रेंट एंड स्पेस का पे करना होगा। और तुम्हारा क्या होगा, स्केलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, स्केलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट डायनेमिक। सपोज़ एक सीज़न में तुम्हारा सबसे ज़्यादा काम होता है, जैसे कि अमेज़ॉन पे ज़्यादा कब आता है एकदम, या फिर सपोज़ सरकारी रिजल्ट निकलना है, वैसे तो करती नहीं है सरकारी कंपनियां, जेई का रिजल्ट आना है तो तभी, जेडब्ल्यू का रिजल्ट आना है तो तब स्केल हो जाना चाहिए कि लोग इतने हिट मार पा रहे हैं, वेबसाइट क्रैश नहीं कर रही है। ठीक है, स्केल कर देना चाहिए, उसके बाद स्केलिंग को कम कर देना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में स्केलिंग होना चाहिए। जब तुम्हें लगता है कि इस समय ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है अपने पास किसी लॉन्च के दौरान, तो स्केलिंग डिफ़िकल्टी डायनामिक नहीं थी। ठीक है, और सपोज़ करो अगर कोई डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, सपोज़ तुम एक छोटी कंपनी हो, छोटी मतलब तुम्हारे पास एक डेटा सेंटर है,
ठीक है, मतलब बड़ी कंपनी हो, तुम्हारे पास एक डेटा सेंटर है जापान में और वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, तो तुम्हारा सारा डेटा चला गया, करोड़ रुपए का, और तुम्हें लॉस हो गया, क्योंकि डेटा इज़ द फ्यूल। AWS प्रोवाइड करता है मल्टीपल इंस्टेंसेस, ठीक है, क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो क्लाउड से फ़ायदे ये हैं कि सपोज तुम्हारा डेटा ओरिगॉन में स्टोर्ड है, तुम्हारा डेटा नॉर्थ वर्जीनिया में भी स्टोर्ड है, तुम्हारा डेटा मुंबई में भी स्टोर्ड है, तुम्हारे पास 3 कॉपी डेटा की है, उसने चार्ज कर लिया उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तुम डेटा को स्लीप पे डाल सकते हो इस वे में कि उसकी रिकवरी अच्छी है, मतलब तुम्हें रिकवर वो मिल जाएगा, बट स्लो रिकवरी होएगी, एक दिन की रिकवरी होएगी, पर मिल जाएगा। तो डिज़ास्टर हो गया तो सारा डेटा चला गया। तो सवाल उठता है कि ये सारे झंझट से कैसे बचा जाए। सो सॉल्यूशन इज़ क्लाउड, सॉल्यूशन इज़ क्लाउड, ज़्यादा क्लाउड हो गया, सॉल्यूशन इज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो इतनी सारी कंपनियां हैं, नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे है, पूरा का पूरा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे मेंटेन करती हैं, बेस्ट वेज बताती हैं यूज़ करने के लिए, ऐसी भी कंपनीज हैं। तो सोल्यूशन तुम्हारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सर्वर तुम्हारे नहीं है, सर्वर हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ के, वो डोमिनेट करते हैं यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, एनवीडिया जीपीयूज़ में, AMD, डेल, सब ये सारे हैं प्रोवाइडर तुम्हारे रेंट पे। अब जैसे इस समय क्या ट्रांजिशन हो रहा है, जीपीयूज़ रेंट पे मिलने के लिए, AWS में भी है। तुम अपने खुद के जीपीयू क्यों खरीदना चाहते हो? तुम जीपीयूज़ को रेंट पे ले लो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुमने लिया 2 दिन, तुमने एक मॉडल ट्रेन करना है, तुमने लिया जीपीयू रेंट पे, ट्रेन करा और दे दिया। तुम इसके बाद जीपीयू की लोड ही नहीं है, ट्यून करना है उसके लिए लो कैपेसिटी वाला ही जीपीयू चाहिए, एक बार ही हाई कैपेसिटी वाला चाहिए था, बस एच सपोज तुम्हें 10,000 H100 चाहिए, तुमने ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या है कि माइनर फाइन ट्यूनिंग स्टफ है, तो तुम्हें अब 10,000 H100 की ज़रूरत नहीं है, तुमने स्केल कम कर दिया, तो तुम रेंट पे ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेस्टेज कम होगा। तो यही था आज के लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? पहले लेक्चर में हमने अभी देखो 4-5 लेक्चर थ्योरी के जाएंगे, उसके बाद तुम AWS पे जाओगे, थोड़ा क्लाउड के बारे में जान लो उससे पहले। तो यही था कि इंट्रोडक्शन तुम्हारा, वेबसाइट काम कैसे करती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, प्रॉब्लम का एडिशनल अप्रोच से, और क्यों क्लाउड आया, वाई क्लाउड, राइट, ठीक है। टारगेट याद रखना, AWS सीखना, सेकेंड सर्टिफिकेट सेकेंडरी है, बाय प्रोडक्ट है सर्टिफिकेट, ठीक है। मेन प्रोडक्ट तुम्हारा है वो आना इस रिएक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।